हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीपीडी के चौथे अध्याय समाजीकरण की प्रक्रिया सोशलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो आज का जो अध्याय है समाजीकरण की प्रक्रिया, इसका सबसे जो पहला टॉपिक है वो समाजीकरण क्या है। समाजीकरण की अवधारणा को समझना। समाजीकरण से आप क्या समझते हो? तो समाजीकरण का अर्थ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के उपरांत अपने माता पिता के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, फिर उसके भाई बहन, फिर उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, उसकी अंतःक्रिया होती है। फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के अन्य सदस्यों, अन्य रिश्तेदारों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। फिर जब वो और बड़ा होता है तो फिर वह समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, अपने समुदाय के साथ इंटरेक्शन करता है। वह विद्यालय जाने योग्य हो जाता है और फिर वह विद्यालय जब जाता है तो फिर विद्यालय में उसके कई समवयस्क समूह के सदस्य बन जाते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं और फिर वह विद्यालय के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। और इन सब के बाद एक व्यक्ति के रूप में उसका डेवलपमेंट होता है और वह एक सामाजिक प्राणी में ढल जाता है। तो इस प्रकार से यह जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, समाजीकरण होना कहते हैं। तो समाजीकरण के घटक क्या क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है परिवार। समाजीकरण के घटक के रूप में सबसे पहली कड़ी परिवार है, क्योंकि बच्चे का जन्म जिस परिवार में होता है उस परिवार का सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उस परिवार के आर्थिक कंडीशन का, उस परिवार के सामाजिक स्थितियों का, उस परिवार के सामुदायिक स्थितियों का, उस परिवार के सांस्कृतिक स्थितियों का, सबका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वो उसी के अनुरूप ढल जाता है। दूसरा घटक क्या है? समाज या समुदाय। जिस समाज में बच्चे का जन्म होता है उस समाज की जो संस्कृतियां हैं, उस समाज के जो धर्म है, उस समाज के जो अनुशासन है, उस समाज के जो नियम है, उससे मानव बहुत कुछ सीखता है और समाज के अनुरूप ही उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, उसके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास होता है, उसके अंदर कई प्रकार के अन्य गुण आते हैं जो उसे एक सामाजिक प्राणी में मदद करते हैं। तो ये है समाज और समुदाय। अगला जो टॉपिक है वो हमारा विद्यालय। विद्यालय भी समाजीकरण का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि जब विद्यालय में बच्चा प्रवेश करता है तो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो विद्यालय में व्यतीत करता है। प्रतिदिन के 8 घंटे तो वह विद्यालय में ही बिताता है। तो इस प्रकार से विद्यालय की भी बड़ी भूमिका है समाजीकरण में। जब विद्यालय में बच्चा प्रवेश करता है तो फिर धीरे धीरे उसके समवयस्क मित्र बनते हैं, पीयर ग्रुप से बनते हैं, जिसके साथ वह खेलता है, जिसके साथ वह पढ़ता है, जिसके साथ वह अंतःक्रिया करता है। कई तरह की क्रियाओं को करने के बाद बच्चे में कई तरह का गुण, कई तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो विद्यालय एक प्रमुख घटक है समाजीकरण की प्रक्रिया में। तो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा को देखेंगे समाजीकरण के संदर्भ में। इनका नाम है रॉस। रॉस ने समाजीकरण के संदर्भ में क्या कहा है? समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। अर्थात समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण वह है जो व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है। हम भावना का मतलब क्या हुआ? मैं की बात नहीं हो रही है, हम की बात हो रही है। हम का मतलब एक दूसरे को मिलाकर के जो समूह बनाया जाता है तो वो हम होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा, एक साथ वर्क टुगेदर और क्षमता, कैपेसिटी, इन दोनों चीजों का विकास करता है। तो ये रॉस की परिभाषा है, इसे ध्यान में रखेंगे। कभी कभी परिभाषाओं को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक होगा समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशलाइजेशन। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है ये स्वदर्पण का सिद्धांत है। स्वदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया। कूले का पूरा नाम चार्ल्स कूले है और ये जो है ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और इनके जन्म एवं मृत्यु की बात करें तो 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1929 ईस्वी में हुई थी। और 1902 ईस्वी में इन्होंने स्वदर्पण का सिद्धांत दिया था। स्वदर्पण का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? समाज के अनुरूप व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बनाता है, यही स्वदर्पण का सिद्धांत है। अर्थात कोई व्यक्ति जिस समाज में रहता है तो उस समाज के अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है, तो इसे स्वदर्पण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में उसे स्वयं का प्रतिबिंब दिखता है। तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी समाज में रह रहा है तो उस समाज का प्रतिबिंब उस व्यक्ति में परिलक्षित होता है। इस सिद्धांत को स्वदर्पण का सिद्धांत कहते हैं। और बालक जो है इस सिद्धांत से प्रभावित होता है। वह जिस समाज में रहता है तो समाज का प्रतिबिंब बालक के ऊपर पड़ता है। और बालक का व्यक्तित्व समाज के अनुरूप बन जाता है। तो इस सिद्धांत को स्वदर्पण का सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रवर्तक है कूले, इनका पूरा नाम चार्ल्स कूले है। अब बढ़ते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर। ये मैं और मुझे का सिद्धांत है। मैं और मुझे का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक मीड हैं। इनका पूरा नाम मार्गरेट मीड है। मार्गरेट मीड है और ये अमेरिका की सांस्कृतिक नृविज्ञानी थी, महिला है ये। इन्होंने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। और मैं और मुझे का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? मैं, यहाँ ऊपर देखेंगे रॉस की परिभाषा में हम है और यहाँ मीड की परिभाषा सिद्धांत में मैं और मुझे का सिद्धांत। जब बालक अपने समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र के साथ, परिवार के साथ अंतःक्रिया करता है तो उस दौरान वह अपने व्यक्तित्व को भी समझता है और उसमें धीरे धीरे मैं और मुझे की भावना का विकास होता है। यदि हम बात करें ये मार्गरेट के जन्म और मृत्यु की तो 1901 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है लगभग 77-78 सालों में, 1978 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। अब बढ़ते तीसरे सिद्धांत की ओर। हमारा जो तीसरा सिद्धांत है यह दुर्खिम, इनका पूरा नाम इमाइल दुर्खिम और ये फ्रांस के समाजशास्त्री हैं। पूरा नाम अगर लिखें इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है, ये फ्रांस के समाजशास्त्री हैं। जैसे आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स के बारे में, तो उसी प्रकार से इमाइल दुर्खिम भी एक जाने माने नाम है। समाजशास्त्र के बारे में इन्होंने अपने बहुत सारे विचार दिए हैं। और समाजीकरण की प्रक्रिया में इनका एक सिद्धांत है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व अर्थात लीडरशिप। सामूहिक का मतलब क्या हुआ? समूह में। और प्रतिनिधित्व का मतलब प्रतिनिधित्व करना, यानी कि आगे आकर के कमान संभालना। इसको प्रतिनिधित्व कहते हैं, नेतृत्व करना कहते हैं। लीडरशिप इंग्लिश में कहे तो
और सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो दुर्खिम ने दिया। दुर्खिम का पूरा नाम इमानुएल दुर्खिम था और ये फ्रांस के समाजशास्त्री थे। और यदि इनके जन्म और मृत्यु की बात करें तो 1858 से 1917 का इनका समय काल है। तो इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। सामूहिक प्रतिनिधित्व का मतलब समूह में प्रतिनिधित्व की भावना, सामूहिक प्रतिनिधित्व की भावना का विकास बालक में होता है। कब? जब वह समाजीकरण की प्रक्रिया में आता है तब। अर्थात यदि किसी बालक को अकेले रखा जाए, अकेले बड़ा किया जाए, तो क्या उसमें सामूहिक प्रतिनिधित्व की भावना का विकास हो पाएगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। सामूहिक प्रतिनिधित्व की भावना का विकास तभी होगा जब वह समाज के साथ अंतरक्रिया करेगा, समूह के साथ इंटरेक्शन होगा उसका, और अपने समय, अपने आयु के बच्चों के साथ वह खेलेगा, वह अंतःक्रिया करेगा, उसके साथ कहीं घूमने जाएगा, तब उसमें समाजीकरण की भावना का विकास होगा, सामूहिक प्रतिनिधित्व का विकास होगा। तो इस सिद्धांत को इन्होंने दुर्खिम महोदय ने दिया है। इसका नाम है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो अब हम लोग इसमें आगे के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक समाजीकरण एवं द्वितीय समाजीकरण। इसको हम लोग प्रत्यक्ष समाजीकरण और गौण समाजीकरण भी कह सकते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण को सबसे पहले समझेंगे। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? तो बच्चे का जब जन्म होता है, जब वो इन्फेंसी अवस्था में होता है, शैशव काल में होता है, तो वो उसके किसके संपर्क में रहता है? वो अपने परिवार के संपर्क में रहता है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो परिवार का पड़ता है। तो प्राथमिक समाजीकरण में बच्चे का जो समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो वह उसके परिवार से होती है। फिर धीरे धीरे वह अपने मित्र मंडली में आता है, उसके आस पड़ोस में आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह समाज के अन्य विशाल समूह से मिलता है। तो जब विशाल समूह से मिलता है तो वह सीधे इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट होता है। वह किसी चीज को देख करके अपने मन में सोच विचार करता है और उसके बाद दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर अप्रत्यक्ष तरीके से पड़ता है, तो वह गौण समाजीकरण कहलाता है। और परिवार का सीधे सीधे उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फैमिली का जो भी स्ट्रक्चर हो, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो जिस तरह का होता है परिवार का, वो सीधे सीधे उसको इफेक्ट करता है। तो वहां पे क्या होगा? वह प्रत्यक्ष रूप से, प्राथमिक को हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा बच्चा, तो उसका प्रत्यक्ष समाजीकरण होगा। और समाज के विशाल समूह में आने के बाद, जहां उसके अंतर्गत समुदाय होंगे, विद्यालय होंगे, मित्र होंगे आदि, तो जब बड़ा समूह में वो आएगा तो वह अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को प्रभावित करेगा और बच्चे में कई प्रकार की भावनाओं का विकास धीरे धीरे होगा और अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, समाजीकरण की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये मुख्य 4 अवस्थाएं हैं जब समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से चलती है। और एक तरह से कहें तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं ये ज्यादातर प्राथमिक समाजीकरण की अवस्थाओं में आते हैं। शैशव काल, इन्फेंसी, इन्फेंसी यानी कि मैंने इसकी चर्चा पहले भी की हुई है। विकास की अवस्थाओं में तो याद होगा आपको कि इन्फेंसी का जो आयु है वो जन्म से 2 वर्ष, 0 नहीं लिखेंगे, जन्म, बच्चे का जब जन्म हो गया और 2 वर्ष तक का, जो 2 वर्ष तक की आयु हुई वह शैशव काल की आयु कहलाती है। तो इस अवस्था में उसका क्या होगा? प्राथमिक समाजीकरण होगा। दूसरी जो अवस्था है वह प्रारंभिक बाल्य अवस्था है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था को याद होगा 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था या इसको पूर्व बाल्य अवस्था भी कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड,
और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड, और इसके आयु की बात करें तो फिर 2 से 6, फिर 6 से 12, और ये किशोरावस्था की जो आयु होती है 12 से 18। तो विकास की अवस्थाओं में हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था। इसके आगे क्या पढ़ा था? वयस्का प्रौढ़ावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से आगे भी स्टेजेस हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से हमें इन 4 को भी समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पढ़ना है, क्योंकि इन 4 अवस्थाओं में मनुष्य का समाजीकरण लगभग हो जाता है। उसके अंदर सामाजिक गुण आ जाते हैं। जिस प्रकार के कंडीशन में वह रहता है उसके अनुकूलन वह आ जाता है। तो ये 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं, इसको ध्यान में रखना है कि इन अवस्थाओं के दौरान मनुष्य का समाजीकरण होता है। तो अब आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, फैक्टर्स विच अफेक्ट सोशलाइजेशन। वे कारक जो समाजीकरण की प्रक्रिया को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, या तो समाजीकरण की प्रक्रिया को गति देते हैं या फिर उसको अवरुद्ध करते हैं। दोनों काम इनसे हो सकता है। तो इन कारकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला जो कारक है वह है पालन पोषण। पालन पोषण का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। किसी भी बच्चे का माता पिता के द्वारा जो भरण पोषण कराया जाता है, उसकी जो आहार आपूर्ति कराई जाती है, इसको अंग्रेजी में फास्टिंग एंड नरिशमेंट कहते हैं। इसको सरल भाषा में कहें तो खान पान। बच्चे को जिस प्रकार का खान पान बचपन में मिलता है वह उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। और पालन पोषण, पालन का मतलब होता है बच्चे को हर तरह से सुविधा प्रदान करना, और पोषण जो है वो नरिशमेंट है। पोषण की प्रक्रिया गर्भधारण से शुरू हो जाती है। गर्भधारण की अवधि के समय माता को जो पोषण मिलता है वह पोषण बच्चे के स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित करता है, और यह जीवन भर उसके ऊपर प्रभाव डालता है। यदि माता को गर्भधारण के समय उचित पोषण नहीं मिलता है तो वह बच्चा कुपोषित होता है और जीवन भर उसकी इम्यूनिटी कमजोर रह जाती है। इसके कारण वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और आसानी से वह बीमारियों के संपर्क में आते ही वह भी बीमार पड़ जाता है। लेकिन वहीं यदि माता का गर्भावस्था के समय उचित पोषण उन्हें मिल रहा है तो बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है वह इनबिल्ट होता है, वह बहुत अच्छा होता है, और उसकी इम्यूनिटी क्षमता जो होती है वो कहीं ज्यादा अच्छी होती है। तो दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, सहानुभूति, सिंपैथी। यह भी समाजीकरण की प्रक्रिया को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। सहानुभूति का मतलब सिंपैथी, और सिंपैथी पर आपको याद होगा क्लास 7 में सिंपैथी एक पोएट्री भी है, चार्ल्स मैके की लिखी हुई कविता सिंपैथी। तो वह उस कविता की अगर बात करें तो उस कविता का थोड़ा सा सार मैं बता दूं कि उस कविता में जो कवि है वह एक समय बीमार पड़ जाते हैं, और एक धनवान व्यक्ति उसकी बीमारी के बारे में जानता है तो वह उनकी मदद करने के लिए सोना दे देता है। कविता में जैसे बताया गया है, मान लीजिए पैसा दिया, कभी ठीक हो गया उसके पैसे से इलाज करवा करके, और फिर उसने पैसा कमाया और उस व्यक्ति का पैसा वापस लौटा दिया। वंस अगेन एक बार फिर से कभी बीमार पड़ जाता है, और इस बार उसकी बीमारी के बारे में एक गरीब व्यक्ति को पता चलता है। उसके पास से देने के लिए पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने कवि की बहुत सेवा की, उसके सिर पर पट्टी लगाया, उसके देखभाल की। अब जब कवि ठीक हुआ तो वह खुद से कह रहा है कि मैं उसकी सहानुभूति को कैसे लौटाऊं। तो अंत में निष्कर्ष निकाल करके कवि कहता है कि सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, अर्थात सिंपैथी का जो महत्व है वह धन से कहीं ज्यादा है। तो सहानुभूति मनुष्य के समाजीकरण को पूरी तरह से प्रभावित करती है।
आप यदि किसी व्यक्ति के प्रति सिंपैथी दिखाओगे तो आप उनकी नजरों में अच्छे व्यक्ति कहलाओगे, और यदि आप सिंपैथी नहीं दिखाओगे तो आप वही क्या हो जाओगे, उसकी नजरों में दुष्ट व्यक्ति हो जाओगे। अगला जो हमारा टॉपिक है सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। सामाजिक शिक्षण जो है वह समाज के साथ रह करके मिलती है। समाज हमें सब कुछ सिखा देता है। समाज हमें सही सत्य बोलना, अच्छे रास्ते पे चलना, ईमानदारी सिखाता है, कई तरह की नीतियों को सिखाता है, कई तरह के मानवीय मूल्यों को सिखाता है, कई तरह के संस्कार हमें देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज में रह करके एक बालक जो है सोशल टीचिंग के द्वारा कई प्रकार के गुणों को प्राप्त करता है, और वह जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से सामाजिक शिक्षण भी एक कारक है, और इसके साथ भी बैड एलिमेंट जुड़ा हुआ है कि यदि बच्चे की संगति गलत लोगों के साथ हो जाती है तो वह किस रास्ते पे आगे बढ़ता है, वह भी गलत रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार का सोशल टीचिंग बच्चे को मिलेगा वह बच्चा उसी रास्ते पे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार एवं दंड, अवार्ड एंड पनिशमेंट। ये दो चीजें जो है वह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पुरस्कार देना यानी कि बच्चे को उत्साहित करना कि उसने जो काम किया है वह बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और उसे वैसा काम हमेशा करते रहना है। तो बच्चे के मन में यह भावना जागृत होती है कि मैंने ऐसा किया तो मुझे पुरस्कार मिला। वही दंड की जो बात है, तो यदि बच्चा कोई गलती करता है तो उसे दंड दिया जाता है, और दंड विधान भी बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया में सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यक कारक है। तो पुरस्कार एवं दंड को भी समझ लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के लिए तो इसका अलग से चैप्टर ही है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। उसमें मैंने चर्चा की आप लोगों से कि वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुगत गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के ऊपर। तो वंशानुक्रम का मतलब कि वे सारे गुण जो बच्चे में माता पिता एवं उसके अन्य पूर्वजों के द्वारा हस्तगत होते हैं, स्थानांतरण होते हैं, तो वे सारे गुण क्या कहलाते हैं, वंशानुगत गुण कहलाते हैं, और यह भी समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगला आते हैं परिवार, फैमिली। फैमिली तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, क्योंकि बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है तो उस परिवार के सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के कारकों का प्रभाव सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से बच्चे के ऊपर पड़ता है। साथ में आते पड़ोस, नेबरहुड। ये भी समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। पड़ोस जैसा होगा बच्चे का विकास भी वैसा ही होगा, इसलिए पड़ोस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आठवां हमारा है स्कूल। स्कूल बच्चा जब 6 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उसका नामांकन विद्यालय में करवाया जाता है, और जब वह विद्यालय में आता है तो विद्यालय के परिवेश में वह ढलना शुरू होता है। वहां के शिक्षकों से वह बहुत सारी चीजों को सीखता है। वहां जाने के बाद उसके समवयस्क समूह के कई मित्र बन जाते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करता है, कई तरह के सूचनाओं को प्राप्त करता है, कई तरह के ज्ञान की चीजों को सीखता है। तो इस प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया में स्कूल एक बड़ा फैक्टर है। 9वां जो हमारा फैक्टर है मित्र, फ्रेंड्स, इसको पीयर ग्रुप भी कहते हैं। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, चाहे वो विद्यालय में हो या फिर समाज में, तो वह अपने समवयस्क, अपने हमउम्र बच्चों के साथ दोस्ती करता है, और उन बच्चों का जो गुण होता है या जो अवगुण होता है वे दोनों कहीं न कहीं बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यदि सच्चा साथी मिलता है, अच्छा दोस्त मिलता है, तो उसकी संगति अच्छी होती है, वह भी अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करता है। लेकिन बुरी संगति में पड़ करके बच्चा वह भी बुरा बर्ताव करना शुरू कर देता है। 10वां जो हमारा है समुदाय, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी भी समाजीकरण की प्रक्रिया को सीधे सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि समुदाय से ही समाज बनता है, और जिस समुदाय में बच्चे का विकास होता है उस समुदाय के सभी तरह के रीति रिवाजों आदि का प्रभाव
बच्चे के ऊपर पड़ता है। रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, ये सब समुदाय से ही बच्चे में आता है। और लास्ट जो है वो धर्म, रिलीजन। धर्म ही सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करती है, क्योंकि जिस प्रकार के धर्म में बच्चे का विकास होता है उसी प्रकार के संस्कार भी बच्चे में आ जाते हैं। तो धर्म भी एक महत्वपूर्ण कारक है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि कुल मिलाकर के 11 प्रमुख कारक हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक, समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता। तो इसमें हम लोग यह जानेंगे कि सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से अभिकर्ता होते हैं। अभिकर्ता को अंग्रेजी में एजेंट्स कहते हैं। तो पहला अध्यापक, अध्यापक यानी कि टीचर। किसी भी बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में अध्यापक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि अध्यापक जो होते हैं वे बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। बच्चे उनका अनुकरण करते हैं, बच्चे उनका अनुसरण करते हैं, बच्चे उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो एक तरह से अध्यापक जो है वो बच्चों के क्या है, वो मार्गदर्शक हैं, वे सलाहकार हैं, साथ ही साथ वे सच्चे अभिभावक होते हैं। जो बच्चों को उनकी क्षमता के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी बातें समझाते हैं। तो अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है समाजीकरण की प्रक्रिया में। अब दूसरे नंबर पर परिवार एवं अभिभावक। तो परिवार एवं अभिभावक के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चूंकि बच्चे का जन्म परिवार के बीच होता है और अभिभावकों का सीधा सीधा उनके ऊपर असर पड़ता है। तो ये प्रमुख अभिकर्ताओं में से एक है। तीसरा है मित्र समूह। मित्र समूह या कहें कि पीयर ग्रुप्स। तो मित्र समूह का भी बड़ा योगदान होता है बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में, क्योंकि मित्र मंडली का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की मित्र मंडली होती है, जिस प्रकार की संगति बच्चों की होती है, वे उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। चौथे स्थान पर है खेल। खेल की बड़ी भूमिका होती है। खेल से अनुशासन बच्चों में आता है। खेल से जीत और हार दोनों को स्वीकार करने की क्षमता आती है। तो खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये 4 समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता है। तो आज समाजीकरण की प्रक्रिया का लास्ट ये टॉपिक था। फिर हम लोग अगले कक्षा में हम लोग आगे के पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि होगा हमारा पियाजे के ऊपर। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और अपना नोट्स स्वयं बनाते रहिए, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का अभ्यास भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।